गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में जो है हमने नदी या पर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा। आज जो है हम नदी निक्षेपण से बनी स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब नदी के द्वारा जो अपर्दन का कार्य हुआ है जिससे स्थलाकृतियाँ बनी, अब अपर्दित जो पदार्थ है उसके अपने साथ लेकर जो है वो बहती है, जिसमें चट्टानों के चूर्ण, पत्थर, कंकड़, बालू, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो नदियों के साथ जो है बहते रहते हैं। यह जो कार्य है वो नदियों का परिवहन कार्य कहलाता है। ठीक है, नदी परिवहन। नदी निक्षेपण द्वारा बनित भू आकृतियां पर्वतीय भाग से उतरकर नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और उसकी गति मंद हो जाती है। ठीक है, यहाँ से लेकर उसके डेल्टाई प्रदेश तक नदी का मध्य भाग प्रौढ़ावस्था होता है, जिसमें नदी अपनी घाटी के मध्य भाग का निर्माण करती है। इस भाग में नदी के जल की मात्रा में वृद्धि होती है, किंतु नदी का ढाल अत्यंत मंद हो जाता है, जिससे उसकी गति भी कम हो जाती है। फलतः नदी तल की अपेक्षा किनारों पर अपर्दन अधिक होता है। उसका वेग कम हो जाने से परिवहन भी की क्षमता कम होती जाती है। अतः नदी मैदानी भागों में विभिन्न स्थलों पर निक्षेपण का कार्य भी करते रहती है, जिससे निम्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हमको पता है कि नदियों का उद्गम जो है पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। पर्वतीय ढाल होने की वजह से जो है नदी की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप जो है वो अपर्दन का कार्य बहुत अधिक करती है। लेकिन जैसे ही वो पर्वतों से नीचे उतर के पर्वत पदीय भागों में पहुंचती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, उसकी गति कम हो जाती है। नदियों में जल का आयतन तो बढ़ता है, परंतु उसका ढाल मंद हो जाने से जो है उसका वेग कम हो जाता है। और यहाँ पर उसके द्वारा जो बड़े बड़े अपर्दन के कार्य, अपर्दन से जो बड़े बड़े पदार्थ हैं वो जो जमा हुए हैं उनसे अब निक्षेपण का कार्य प्रारंभ होता है। पहला है जलोढ़ पंख। नदी जब पर्वतीय भाग से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो अपने साथ लाए गए जलोढ़ पदार्थों को अपने तटों पर पंखाकार आकृति में फैला देती है। इस निक्षेपण से पर्वतीय पादी क्षेत्रों में मोटे कण के अवसाद, जिनमें बालू, बजरी, चट्टानी टुकड़े सम्मिलित होते हैं, पंखानुमा आकृति में जमा हो जाते हैं। इसे ही जलोढ़ पंख कहते हैं। उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में काठ गोदाम के पास गोला नदी द्वारा निर्मित जलोढ़ पंख इसका अच्छा उदाहरण है। आपकी बुक में एक चित्र भी दिया हुआ है जलोढ़ पंख का, कि देखिए कि नदी जब पर्वत से निकल रही है तो अपने जो भी अवसाद है उसे बहुत दूर तक जो है फैला दी हुई है। कई टुकड़ों में जो है नदियाँ आपको दिखाई दे रही है। तो यही जो नदियों के द्वारा जो बड़े अवसादों का जमाव है वो जलोढ़ पंख कहलाता है। दूसरा है प्राकृतिक कगार या तटबंध। तो प्राकृतिक कगार या तटबंध किसे कहते हैं? तो नदी के किनारों के जो दोनों हिस्से हैं, जो तट होते हैं, उसे ही कगार या तट कहते हैं। नदी मैदानी भागों में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती है उसका वेग कम होते जाता है, जिससे उसके भार वहन की क्षमता या पदार्थों को अपने साथ ले जाने की जो ताकत है वो कम होती जाती है। अतएव अपने द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी आदि पदार्थों को अपने दोनों तटों पर या किनारों पर वो जमा करने लगती है। इन दोनों तटों की भूमि ऊंची हो जाती है। नदी के इन दोनों तटों की ऊंची उठी भूमि को ही प्राकृतिक कगार या तटबंध कहते हैं। देखिए, नदी तटबंध वाला चित्र भी आपकी बुक में दिया हुआ है कि अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप जो है नदी के दोनों किनारे क्या है, ऊंचे हो गए हैं और बीच में नदी बह रही है। इसे ही जो है प्राकृतिक कगार या तटबंध कहते हैं। बाढ़ के मैदान सबको पता है। बाढ़ के मैदान का एक अच्छा उदाहरण जो है आप अपने घरों के आसपास भी देख सकते हैं, विशेषकर बारिश के मौसम में, कि जब कभी बहुत तेज बारिश होती है और आपके आंगन में या आपके बाहर गली में जो है पूरा पानी जो है भर जाता है, कुछ फुट तक ऊंचाई तक भर जाता है, और बाद में जब वो पानी निकलता है तो आप देखेंगे कि मिट्टी की एक बिल्कुल पतली परत बिछ जाई रहती है। कई बार जब आप उसमें पानी के निकलने के बाद चलते हैं तो फिसल कर गिर भी जाते हैं। सेम बाढ़ के मैदानों का निर्माण भी कुछ इसी तरह ही होता है। कभी कभी नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाने से इसके कगार टूट जाते हैं और बाढ़ का पानी जो है चारों तरफ फैल जाता है। बाढ़ के इस पानी के साथ ही नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी भी समीपवर्ती क्षेत्रों में परत दर परत बिछती चली जाती है। इस प्रकार उपजाऊ बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। उत्तरी भारत में सिंधु, गंगा, यमुना तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से एक है। मैंने बताया ना कि जो मिट्टी की परत बिछती है वो बहुत महीन और चिकनी मिट्टी होती है, जिसमें आप फिसलते हैं तो उसमें कंकड़ की मात्रा नहीं होती है।
इसलिए जो है ये बहुत उपजाऊ होते हैं और लगातार इसकी परत दर परत भिजती जाती है। इसलिए गंगा क्या जो मैदान है उसमें 10 से 12 फीट की गहराई तक जो है निक्षेप मिलते हैं या जीवाश्म मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वो लगातार अवक्षेपों के जमाव के परिणाम स्वरूप जो है उस मैदान का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से वो मैदान जो है बहुत अधिक उपजाऊ है। नदी विसर्पण ये बहुत इजी या सामान्य सी घटना है, परंतु जो है इससे झीलों का निर्माण होता है। मैदानी भाग में नदी का प्रवाह वेग कम हो जाता है। नदी अपनी घाटी को गहरा करने की अपेक्षा चौड़ा करने लगती है। इस अवस्था में नदी का मार्ग ना तो समतल ही होता है और ना ही समान चट्टानों से निर्मित होता है। ठीक है, क्या होता है कि नदी जो है अपनी गहराई को जो है या जल तल को जो है कम गहरा करती है और चौड़ाई पर अधिक करती है। उसका रीज़न भी है क्योंकि जो अब बड़े अवसाद थे वो तो उनके साथ है नहीं, उसने पहले ही जमा कर दिया है। तो अपर्दन का काम जो है चौड़ाई किनारों पर अधिक होता है, बीच या गहराई भाग पर कम होता है, जिससे नदी का मार्ग जो है समतल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक तो नदी की गति मंद है। जब कभी नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होते हैं, नदियां जो है वहां से अपना रास्ता बदल देती है। ऐसे अवरोध उसके स्वतः निक्षेपण से भी बनते हैं और कई बार जो अवरोध है वो उस नदियों के द्वारा ही बन जाते हैं कि जो उनके अवसाद है वो जमा हो जाते हैं और उसको पार करने में सक्षम नहीं होती है और वो अपना रास्ता बदल लेती है। नदी के मुड़ने से उसका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और अनेक मोड़ पड़ जाते हैं। इन विकसित एवं विस्तृत मोड़ों को ही नदी विसर्पण कहा जाता है। कि जैसे सांप की आकृति हमको नदियों की दिखाई देती है, नदियां तो सीधी बहती ही नहीं है, तो इन्हीं मोड़ों को जो है नदी विसर्पण कहते हैं। नदी विसर्पण के बाद जो है गोखुर या छाड़न झील बनता है, आगे दिया हुआ है। छाड़न झीलों का निर्माण नदी विसर्पण के परिणाम स्वरूप बने हुए घुमावदार मोड़ों के कारण होता है। जब कभी बाढ़ आती है और नदी में जल का वेग बढ़ जाता है तो नदियां जो है उन टेढ़े मेढ़े रास्तों को छोड़ करके जो है सीधे अपने मार्ग में बहने लगती है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो विसर्पण वाली जगह है उस विसर्पण वाली जगह में जो है जल भरा रह जाता है और नदियां जो है सीधी बहने लगती है। इसे ही छाड़न झील इसलिए क्योंकि नदियों ने जो है अपना सीधा मार्ग ले लिया और उन विसर्पों को छोड़ दिया, इसलिए छाड़न झील या गोखुर झील इसलिए कहते हैं कि जो गाय का पैर होता है जिसे खुर कहते हैं, दूर से दिखाई या ऊंचाई पर देखने पर जो है वो उस गोखुर के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसे छाड़न झील या गोखुर झील भी कहते हैं। डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में ही है। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। डेल्टा का निर्माण जो है नदियां अपनी अंतिम अवस्था में करती है, जब उसमें वेग और जल दोनों ही क्षीण हो जाते हैं, तब जो है अपने साथ लाए गए अवसादों को जो है वो अपने सामने ही जो है जमा कर रखती जाती है और छोटी छोटी कई धारों में विभक्त होकर जो है वो समुद्र में जाकर मिल जाती है। उन्हीं अवसादों के जो निक्षेपण है उससे डेल्टा का निर्माण होता है। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र होते हैं परंतु ये दलदली होते हैं। ठीक है, त्रिभुजाकार स्थल रूप निर्मित हो जाता है, इसे ही डेल्टा कहते हैं। नदी के निक्षेपण से नदी अनेक जल शाखाओं में विभक्त हो जाती है और सागर तक पहुंचती है। इस प्रकार इस जल शाखाओं के उस क्षेत्र में एक जाल सा बन जाता है। डेल्टा भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, पंजीकृत डेल्टा, त्रिभुजाकार डेल्टा, ऐसे बहुत सारे डेल्टाओं के प्रकार जो है हम पढ़ते हैं। इस प्रकार इन जल शाखाओं का उस क्षेत्र में एक जाल सा बन जाता है क्योंकि निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो है नदियां बहुत छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। जल धाराएं बालू की बनी अवरोधिकाओं द्वारा एक दूसरे से अलग होती है और अनेक शाखाओं वाली इस नदी को गुम्फित नदी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे जो है हम डेल्टा के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि सबको ये समझ में आ गया होगा। बुक एक बार रीड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा और बाकी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। ओके, थैंक यू।